बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र बताएंगे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा, जो होने वाली वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आपको हम रिक्त स्थान बताएंगे, विकल्प बताएंगे और उसके बाद सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे, किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिखना है, कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा, ये पूरा ब्लूप्रिंट सहित आपको बताएंगे और किस प्रकार प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं। आपका जो प्रश्न पत्र है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं आदर्श प्रश्न पत्र है, और ये प्रश्न पत्र से आपको पेपर में अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको जो समय रहेगा कितना रहेगा, 2.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक कितने रहेंगे, 60। निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, और दूसरा निर्देश है प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दे। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक रहेंगे, और ये प्रत्येक प्रश्न आपके एक एक अंक के रहेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये आपका 1 अंक का प्रश्न है, और यहाँ 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम, ब्रिटिश शासनकाल यानी जो अंग्रेजों के समय के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ए नंबर वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, बी नंबर लिट्टन रिपन, सी नंबर कर्जन इविन, और डी नंबर वारेन हेस्टिंग और डलहौजी। तो जो ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम कौन थे, तो ये थे वारेन हेस्टिंग, और अंतिम गवर्नर कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बताइए, सोचो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन। जो वारेन हेस्टिंग थे ये ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम गवर्नर थे, जनरल थे, और अंतिम जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ए नंबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था। ए नंबर झांसी, बी नंबर राजगढ़ मांडला, सी नंबर कानपुर और डी नंबर लखनऊ। तो यहाँ पे जो अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था, तो अवंतीबाई जो लोधी थी इनका संबंध जो था मांडला से था। मांडला कहाँ पे, ये राजगढ़ में है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। जो भौतिक पदार्थ हैं उनको मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सहायता करता है। ए नंबर वस्तु का मूल्य, बी नंबर मनुष्य का कौशल, सी नंबर अधिक संशोधन और डी नंबर निःशुल्क उपहार। तो जो भौतिक पदार्थ होते हैं उनको मूल्यवान संसाधन बनाने में सबसे अधिक जो सहायता करते हुए है मनुष्य का कौशल। यदि मनुष्य में कौशल है तो वे भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मनुष्य का कौशल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी। प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी। ए नंबर सन 1946 में, बी नंबर सन 1934 में, सी नंबर सन 1930 में और डी नंबर सन 1942 में। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी, कब की थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बी नंबर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। उड़ीसा के डोंगरिया कोड़ नामक आदिवासी समुदाय का प्रसिद्ध पर्वत है। प्रश्न क्या है आपका, उड़ीसा के डोंगरिया कोड़ नामक आदिवासी समुदाय का प्रसिद्ध पर्वत है। ए नंबर न्यायगिरी पर्वत, बी नंबर सतपुड़ा पर्वत, सी नंबर विंध्याचल पर्वत और डी नंबर अरावली पर्वत। तो कौन सा पर्वत होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर न्यायगिरी पर्वत। जो न्यायगिरी पर्वत है ये उड़ीसा के डोंगरिया कोड़ नामक आदिवासी समुदाय का प्रसिद्ध पर्वत है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो आपका प्रश्न नंबर 5 समाप्त हुआ, और इस प्रश्न के साथ जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वो कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के जो प्रश्न आएंगे वे रिक्त स्थान रहेंगे, और ये रिक्त स्थान भी प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए प्रश्न नंबर 6। ईस्ट इंडिया कंपनी की 1765 ईस्वी में खालिस्तान प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की 1765 ईस्वी में खालिस्तान प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 1765 ईस्वी में कहा कि बंगाल, कौन से प्रांत की, यहाँ लिख देंगे आप बंगाल प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। केसरी अखबार खालिस्तान भाषा में प्रकाशित हुआ। देखिए जो केसरी अखबार है ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ, आपसे ये पूछा गया है, तो आप बता देंगे इसका आंसर हो जाएगा केसरी अखबार
संस्कृत कौन सी भाषा में, संस्कृत कह रहे हैं, केसरी अखबार मराठी कौन सी भाषा है, मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहते हैं। प्रश्न क्या है, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को खालिस्तान कहते हैं। तो जो एक देश है उसकी जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्राकृतिक वृद्धि दर। क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप खालिस्तान लिख देंगे प्राकृतिक वृद्धि दर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। संसदीय शासन पद्धति में खालिस्तान अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जो संसदीय शासन पद्धति है उसमें कौन अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। बाजार में उत्पादक कौन होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, और उपभोक्ता जो उसका उपयोग करते हैं, के हितों की रक्षा के लिए खालिस्तान बनाए गए। तो देखो, बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए क्या बनाए गए हैं, किसी के हित की बात कर रहे हैं, रक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या बनता है, कानून बनता है। तो यहाँ पे आ जाएगा रक्षा के लिए कानून बनाए गए। तो आपका खालिस्तान क्या आ जाएगा, कानून। इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 6 से 10 तक रिक्त स्थान थे, और आपको प्रत्येक रिक्त स्थान का आपके आंसर हमने बताए, और ये प्रत्येक रिक्त स्थान आपके 1-1 अंक के थे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका प्रश्न क्रमांक से 16 तक रहेंगे, और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11। देखिए प्रश्न क्रमांक 11 क्या है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। प्रश्न है आपके सामने, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। यह आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 12। क्या है प्रश्न नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब और किसने बंगाल का दीवान बनाया। प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब और किसने बंगाल का दीवान बनाया। तो देखिए कब बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी, कब, 12 अगस्त 1765 को। कब ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया। तो यहाँ पूछा था कब, तो बता देंगे 12 अगस्त 1965 को, और किसने, तो मुगल बादशाह औरंगजेब। ये आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं आपके प्रश्न 11 से 16 तक के प्रश्न रहेंगे, ये प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के रहेंगे। और अब बता रहे हैं आपको प्रश्न नंबर 13 का उत्तर, और प्रश्न नंबर 13 है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर क्या है, भूमि हमारे जीवन का आधार है, यानी कि भूमि प्रत्येक मनुष्य, जीव जंतु जितने भी हैं उसका क्या है, ये आधार है। तो भूमि हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हमें आवास में रहने के लिए घर, खाना, पानी इत्यादि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि भूमि नहीं है तो हमें आवास, खाना, पानी इत्यादि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। अब प्रश्न नंबर 14 क्या देखते हैं, विश्व में प्रमुख चाय उत्पादक देशों के नाम लिखिए। यहाँ बात किसकी की जा रही है, विश्व की। विश्व में प्रमुख चाय उत्पादक देशों के नाम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो हम लिख देंगे भारत के अलावा, देखो भारत तो है ही चाय उत्पादक देश, लेकिन इसके अलावा श्रीलंका, चीन, जापान और इंडोनेशिया चाय के प्रमुख उत्पादक देश हैं। इन देशों में विश्व की कुल चाय का 3/4 उत्पादन होता है। प्रश्न था आपका विश्व में प्रमुख चाय उत्पादक देशों के नाम, तो आप बता देंगे भारत के अलावा, भारत तो है ही विश्व में चाय उत्पादक देश, लेकिन इसके अलावा श्रीलंका भी है, चीन भी है, जापान भी है और इंडोनेशिया भी है। और इन देशों में कौन से देश, श्रीलंका, चीन, जापान, इंडोनेशिया में विश्व की कुल चाय का 3/4 उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15, संघवाद से क्या तात्पर्य है।
संघवाद से क्या तात्पर्य था, आप उसका उत्तर बताएंगे। संघवाद सरकार का वह रूप है, संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। देखिए संघवाद से क्या तात्पर्य तो आप बता देंगे। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन, जिसमें किसका, शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से किसके द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। न्यूनतम वेतन से क्या आशय है। प्रश्न नंबर 16 क्या है आपका, न्यूनतम वेतन से क्या आशय है, तो आप उत्तर बताएंगे। न्यूनतम वेतन जो किसी नियोक्ता द्वारा, यानी किसी चाहे कंपनी मालिक हो या किसी मालिक द्वारा, जिसे हम नियोक्ता कहते हैं, नियोक्ता द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंध से कम नहीं किया जा सकता, न्यूनतम वेतन कहलाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। और इस प्रकार से आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक के थे, वह कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट होते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। ये प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के रहेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। रॉलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया। प्रश्न है रॉलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया, तो इसका उत्तर बताएंगे। सन 1919 में, किस सन की बात कर रहे हैं हम, सन 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट कानून का विरोध किया। सन 1919 में गांधी जी ने जो अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट कानून था उसका विरोध किया तथा इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, क्योंकि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारतीयों का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए भारतीयों ने रॉलेट कानून का विरोध किया। ये आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है अंग्रेजों के काल में, जब अंग्रेजों के समय की बात चल रही है इसमें, अंग्रेजों के काल में निम्न जातियों के लिए क्या नए अवसर आए, तो उत्तर बता देंगे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निम्न जाति के लिए स्कूल खोलने लगे थे। क्या था उस टाइम पे, 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निम्न जाति के लिए स्कूल खोलने लगे थे। शहरों में रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियां, बाग, मिलें, रेलवे लाइन इत्यादि के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। इन कामों के लिए शहर जाने वालों में से सारे निम्न जातियों के लोग थे। बहुत सारे लोग असम, मारिशम, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए जा रहे थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताना है जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। तो उत्तर में लिख देंगे प्रमुख सोपान निम्नलिखित है। नंबर 1 राष्ट्रीय उद्योग, नंबर 1 क्या हो गया, राष्ट्रीय उद्योग, और नंबर 2 जीवमंडल निचय। तो देखिए राष्ट्रीय उद्योग क्या है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की रक्षा के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्योग आरंभ किए। इसके बाद अगला है जीवमंडल निचय। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं, तो आप उत्तर बताएंगे। स्थान बदलकर मीन्स एक निश्चित अवधि के बाद स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इस कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। देखिए इस कृषि में क्या होता है, वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। जब उसे जला दिए उसकी जो राख है, राख को हम जो मृदा है मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। इसमें मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद, जब भूमि में उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और उस भूमि क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। यही स्थानांतरित कृषि है। अब देखिए स्थानांतरित कृषि से होने वाली हानियाँ, जब हम क्या करना है,
वृक्षों को काट रहे हैं, काट कर फिर वहाँ कृषि किए, और जब वहाँ का उत्पादन क्षमता खत्म हो गई, उर्वरा शक्ति खत्म हो गई, तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ वृक्ष काटेंगे, फिर वही कार्य करेंगे, तो उससे हमें बहुत सी हानियाँ होती हैं। जैसे मैंने बताया, मृदा अपरदन होता है। स्थानांतरित कृषि से क्या होता है? मृदा का अपरदन होता है। दूसरा, वनों का हास्य होता है। तीसरा, पर्यावरण प्रभावित होता है। और चौथा, उत्पादन कम होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर देखिए, हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य हैं। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 22। सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए सरकार के 3 अंग कौन से होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ये संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और प्रश्न था हमारा, कानून को लागू करने का काम किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका अंग के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 23। अब यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 23 से 26 तक के जो प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और ये प्रत्येक प्रश्न आपके 6 अंक के रहेंगे। और इसमें एक शब्द सीमा भी रहेगी कि आपको कितने शब्द सीमा में लिखना है। तो जो आपके 5 अंक के प्रश्न हैं, इनकी शब्द सीमा 70 से 80 रहेगी। तो चलिए, प्रश्न नंबर 23। ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए? तो आप उत्तर बताएंगे, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से भारतीय जनता को कई लाभ हुए, जिनमें प्रमुख हैं। नंबर 1, यात्रा का सुलभ साधन। देखिए, जो ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से क्या हुआ? यात्रा आने जाने में, जो यात्रा करने में सुलभ साधन हुआ। वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि हुई। विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ा और उद्योगों का विकास हुआ। अब इनका आप ये 4 पॉइंट तो लिख दिए, अब उनका डिटेल में बता सकते हैं कि रेलगाड़ियों ने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में आसानी प्रदान की। दूसरा, वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि। रेल मार्गों ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामानों के आदान प्रदान एवं कृषि उत्पादों को शहरों और बंदरगाहों तक पहुंचाना सरल किया, जिससे किसानों और व्यापारियों को अधिक लाभ हुआ। और तीसरा, विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ना। तो रेलगाड़ियों ने देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा। इससे अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क बढ़ा और संचार में सुधार हुआ। चौथा, उद्योगों का विकास हुआ। देखिए, रेलवे के कारण भारत में खनिजों, कोयला और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ा। इससे उद्योगों का क्या हुआ? विकास हुआ और नौकरियों के अवसर भी बढ़े। ये आपका प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले किन्हीं 2 महापुरुषों के योगदान का वर्ण कीजिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले किन्हीं भी 2 महापुरुषों का योगदान का वर्णन करना है। तो मैं यहाँ पे 2 महापुरुषों के नाम बता रहा हूँ, एक बाल गंगाधर तिलक है और दूसरा भगत सिंह। इनका वर्णन करके आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए, उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले 2 महापुरुषों के योगदान का वर्णन निम्न है। नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज का नारा दिया और जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया। उन्होंने केसरी और मराठा जैसे पत्रों के माध्यम से स्वतंत्रता के विचार फैलाए और गणेश उत्सव व शिवाजी महोत्सव के जरिए राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया। ये आपका पहला क्या हो गया? राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो महापुरुष का योगदान था वह थे बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया मैंने। अब इसके बाद अगले आते हैं भगत सिंह। तो भगत सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA के सदस्य के रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और अपनी शहादत से स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। इस प्रकार से आप ये जो आपको पूछा था, क्या पूछा था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले महापुरुषों के नाम, तो उनके नाम आप लिख के उनके बारे में लिख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। भूस्खलन से क्या आशय है? भूस्खलन रोकने के उपाय या प्रविधियाँ लिखिए। तो देखिए उत्तर, भूस्खलन। देखिए, भूस्खलन का आशय पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानों, मिट्टी या मलबे के अचानक नीचे की ओर खिसकने से है। भूस्खलन का आशय क्या है? पृथ्वी की सतह पर स्थित चट्टानों, मिट्टी या मलबे के अचानक नीचे की ओर खिसकने से है। यह प्राकृतिक आपदा अक्सर पहाड़ी या ढलानदार इलाकों में होती है।
जब भूमि में स्थिरता कमजोर हो जाती है, इसके कारणों में भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, कटाव और मानव गतिविधियां शामिल हैं। भूस्खलन से जन धन की हानि हो सकती है। भूस्खलन को रोकने के उपाय या प्रविधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र जो है उसका मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। फिर अगला है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। फिर तीसरा है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। चौथा कारण सतही अफवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा था? 25 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न क्या है? किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रश्न नंबर 26 क्या है? किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आप उत्तर बता देंगे किसी भी देश के लिए, उत्तर क्या बताएंगे? किसी भी देश के लिए संविधान की जरूरत होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, आदर्शों को सूत्रबद्ध करना। नंबर 2, देश की राजनीतिक सत्ता तय करना। तीसरा, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। चौथा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। तो ये इसके कारण से देखो, आदर्शों को सूत्रबद्ध करना नंबर 1। तो संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के आधार पर रख सके। दूसरा, देश की राजनीतिक सत्ता तय करना। संविधान द्वारा ही किसी देश की शासन व्यवस्था निर्धारित होती है। तीसरा, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। तो संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। और चौथा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। तो यहाँ पर संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है और बहुमतवाद की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है। इसके बाद पांचवा है न्याय की स्थापना। संविधान द्वारा न्याय की स्थापना की जाती है, वह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और छठवां है व्यापक हितों और देशभक्ति की आशा। संविधान देश के व्यापक हितों व देशभक्ति की आशा वाले आदर्शों की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 26 था उसका उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो प्रश्न पत्र था, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है किसके लिए? आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए, उसके प्रश्नों के उत्तर सहित आपको बताए हैं। यदि आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।